हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पेजीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम चैप्टर के जेई एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सोल्व किए थे, आज भी हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एंड आई होप आपने कंसेप्ट वीडियो जरूर देख लिए होंगे बायनोमियल थ्योरम चैप्टर के। अगर नहीं देखे तो आई रिकमेंड यू, स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उनको जाकर देख लो, क्योंकि अगर नहीं देखे हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें हम वही कंसेप्ट्स का रेफरेंस देते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर समझाएंगे कि उन कंसेप्ट को कैसे हम एक्चुअल के क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, जो एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है और जो जेई में जुलाई 24, 2021 के सेकेंड शिफ्ट में आया है। If the greatest value of the term independent of x in the expansion of x sin alpha plus a cos alpha upon x की whole power 10 is factorial 10 upon factorial 5 का स्क्वायर, then the value of a is equal to। तो जो हमारे पास ये टर्म दिया हुआ है, इसके एक्सपेंशन में हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है, ठीक है। दैट मीन्स x की पावर उसमें होनी चाहिए 0 और उसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम x की पावर 0 के लिए जो r की वैल्यू चाहिए होगी उससे हम वो टर्म निकाल लेंगे और फिर उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर कंपेयर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जनरल टर्म लिख के। जनरल टर्म मीन्स gt। तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, सबसे पहले तो tan CR लिख लेते हैं क्योंकि हमारा इंडेक्स है tan CR। तो फर्स्ट टर्म x साइन अल्फा इसकी पावर में हो जाएगा 10 माइनस r, और जो सेकेंड टर्म है a इंटू कोस अल्फा बाय x इसकी पावर हो जाएगा r, ठीक है, जो tan के साथ c के साथ आता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की अलग से पावर्स लिख लेंगे और जो बाकी कांस्टेंट है उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो tan CR साइन अल्फा की पावर 10 माइनस r, और यहां पर क्या है a कोस अल्फा की पावर r। तो ये तो हो गए सारे के सारे हमारे कांस्टेंट टर्म्स। अब x की पावर कुछ है, तो x की पावर यहां पर कितनी है, 10 माइनस r है, और सेकंड टर्म में भी x की पावर से कुछ क्या है। अब देखो, डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम न्यूमरेटर में x की पावर -1, ठीक है, और बाहर r है पावर, तो ये हो जाएगा x की पावर -r। और क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में, यहां से x की पावर 10 माइनस r आया तो, और यहां से x की पावर -r है तो हो जाएगा ऐड, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो यहां पे आ जाएगा आपका -r, ठीक है। तो x की पावर यहां पर हो गई है 10 माइनस 2r, और हमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। दैट मीन्स 10 माइनस 2r को पुट करना होगा 0 के इक्वल, तभी तो हमारी x की पावर 0 बनेगी, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा r का वैल्यू आ जाएगा यहां से 5। तो हमें समझ में आया कि r इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा टर्म बनेगा वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x विल बी कितना होगा, देखो r इक्वल टू 5 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका tan C5, और ये क्या है, साइन अल्फा की पावर 10 माइनस r, दैट मीन्स 10 माइनस 5, दैट मीन्स 5, और यहां पर कितना है, a कोस अल्फा की पावर r, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a कोस की पावर 5, ठीक है, क्योंकि r इक्वल टू है 5। तो ये हमारा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया, बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू हमें इस टर्म से कंपेयर करना है। तो चलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पर देखो, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हमें लगाना होगा, जैसे ये साइन अल्फा है और ये कोस अल्फा है और पावर है दोनों की 5,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे? tan C5 और a की पावर 5 अलग से लिख लेते हैं ये वाला, और जो साइन अल्फा और कोस अल्फा है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे क्योंकि दोनों की पावर सेम ही है, तो अंदर मल्टीप्लाई में होंगे। और साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा बाय 2, ठीक है, क्योंकि साइन 2 अल्फा क्या होता है? 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन अल्फा कोस अल्फा ही बचेगा, उसकी पावर 5, ठीक है। अब ये टर्म हमारा फाइनल बना है, इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है यहाँ पर जो वेरी कर रहा है चीज वो कर रहा है साइन 2 अल्फा, ठीक है। अल्फा की अलग अलग वैल्यू के लिए साइन 2 अल्फा वेरी करेगा, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्या? साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे 1, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? tan C5 a की पावर 5, और यहां पर कितना है? ये तो 1 हो गया और डिनोमिनेटर में है 2, 1/2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। और ये किसके इक्वल करनी है हमें? जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो जो ये tan C5 लिखा हुआ है ना, ये सेम ही लिखा हुआ है, क्योंकि जब tan C5 को हम ऑपरेट करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 10 - 5, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। तो देखो डिनोमिनेटर में यही लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा आपके पास a/2 की पावर 5, और यहाँ पर है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर, तो इन दोनों से ये कैंसिल। तो अब देखो a/2 की पावर 5 इक्वल्स टू 1 बना, तो इसको हम लिख सकते हैं a/2 की पावर 5 इक्वल्स टू 1 की पावर 5, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू में 1 है, 1 की पावर कितनी भी लिख दो 1 ही रहेगा। तो यहां पर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं a/2 इक्वल्स टू 1, तो यहां से आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू 2। क्लियर हो रही है इतनी बात? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस x की पावर log x बेस 2 की होल पावर 7 is 4480, then the value of x where x belongs to n is equal to। तो यहां पर जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, belongs to n, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और यहां पर थर्ड टर्म का वैल्यू कितना गिवन है हमारा? 4480, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फोर्थ टर्म है उसको हम लिखेंगे ऐसे t4, और इसको ब्रेक कर लेंगे t3 + 1, ठीक है। तो जब भी हम काउंट करके है ना t5 t10 ऐसे लिखते हैं, तो tr+1 के लिए हम एक्सपेंशन लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। तो t3 + 1 के लिए अब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7c3, ठीक है, और फर्स्ट टर्म की पावर कितनी आ जाएगी? 7 - 3, n-r होता है ना फर्स्ट टर्म में, तो ये आ जाएगा 7 - 3 4, और सेकेंड टर्म जो कि है x की पावर log x बेस 2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा ये किसके इक्वल है? गिवन है सिंपली 4480 के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर सिंपली थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 7c3 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1 भी आएगा, ठीक है, लेकिन उसको लिखे बिना ही काम चल जाएगा। तो ये अगर आपको नहीं याद है, हमने कंसेप्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि 7c3 का अगर फॉर्मूला आपको एक्सपेंड करना है तो क्या करना है? 7 को 3 टाइम्स लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल जो नीचे लिखा हुआ है, तो 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7c3। अब यहाँ पर देखो x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर में है ये भी, ठीक है, log x बेस 2 भी, तो x की पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर ये दोनों के दोनों टर्म्स। तो क्या होगा? ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस, अब देखो जो ये 3 है बाहर, तो ये पावर में मल्टीप्लाई होगा x की, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 log x बेस 2, ठीक है। तो ये बन गई हमारी x की पावर इक्वल्स टू 4480, ठीक है। तो यहां पर हमें पता है कि x की पावर में सब कुछ बन गया और उसमें भी एक x है, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे,
तो 3 2 जा 6 से तो 6 कैंसिल, और 7 इंटू 5 को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो यहाँ पर बन गया हमारा x की पावर 4 + 3 log x बेस 2 और इक्वल टू में आ जाएगा 4480 की डिनोमिनेटर में 7 इंटू 5। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, और 7 से जाएगा 7 1 जा 7, 2 जा और 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये बना हमारा 128। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर x की पावर में कुछ है इक्वल टू 128, तो इसको भी हम कोशिश करते हैं कि पावर में चेंज कर ले। ठीक है, तभी तो थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे। तो 128 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं कि कितनी पावर्स आएंगे इसमें, किस तरीके से होगा। तो 2 6 जा 12, 4 जा 32 टाइम्स 16, 8, 4, 2 एंड 1। तो 2 की पावर सारी है, सारे की सारी है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 बन रहा है। दैट मीन्स x की पावर 4 + 3 log x बेस 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वैल्यू सेम हो तो हमारा जो x का वैल्यू है वो 2 होना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर इसको हम 4 की पावर्स में या 8 की पावर्स में लिखना चाहे तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो ये 7 है ये एक ओड नंबर है, तो ये आगे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था जब डिविजर्स वगैरह की बात की थी कि जैसे हम करते हैं 5 की पावर 101, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 की पावर 2 और 101/2। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये भी एक इंटीजर बनना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू जो इंटीजर है वो कितनी आ जाएगी कंपेयर करके, 2 आ जाएगी। और जस्ट टू क्रॉस चेक मोर, यहां पर जो पावर में है अगर उसमें हमने x की जगह 2 पुट कर दिया, क्या वो 7 बनेगा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जो पावर में है 4 + 3 log x बेस 2, तो x की जगह अगर हम 2 पुट करके देखें और बेस में भी 2, तो जो log 2 बेस 2 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि log के अंदर भी 2 लिखा हुआ है, बेस भी, जब दोनों के दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। तो ये बन गया फाइनली 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो पावर में है वो भी हमारा 7 बन रहा है और बेस में भी x की वैल्यू 2 आ रही है, इसीलिए हम बोल देंगे कि इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, और ये एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर है और जो जेईई मेन जनवरी 12 2019 के सेकेंड शिफ्ट में आया है। The total number of irrational terms in the binomial expansion of 7 की पावर 1/5 minus 3 की पावर 1/10 की होल पावर 60 is। तो हमें irrational terms के नंबर बताने हैं कितने होंगे। तो irrational terms कौन से होंगे, जिन टर्म्स की पावर इंटीग्रल ना हो। ठीक है, तो वे वाले टर्म्स हमारे हो जाएंगे इरेशनल टर्म्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखेंगे और फिर देखेंगे कि किस किस वैल्यू के लिए, आर की किस किस वैल्यू के लिए हमारे इरेशनल टर्म्स अराइज होंगे। ठीक है, तो हमारा जो जनरल टर्म है यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो इंडेक्स कितनी है 60, तो ये आ जाएगा आपका 60 CR। फर्स्ट टर्म 7 की पावर 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी 60 माइनस आर, है ना, n-r। और सेकेंड टर्म -3 की पावर 1/10, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी r। ठीक है, तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा इजीली लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा सोल्व करके। तो अब देखो 60 CR है, ठीक है, और जो 7 की पावर है तो 1/5 की मल्टीप्लाई होगी 60 माइनस r से। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 60 माइनस r/5, तो 60/5 हो जाएगा 12 और माइनस r/5। क्लियर है इतनी बात। और मल्टीप्लाई में -1 की पावर r हम अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, तो r ओड होगा तो माइनस आ जाएगा टर्म में, और अगर r इवन होगा तो प्लस वाला टर्म बन जाएगा। बट हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है कि इरेशनल टर्म्स कैसे हमारे बनेंगे, कितने बनेंगे। तो 3 की पावर बाहर r है और अंदर 1/10, तो ये बन जाएगा आपका r/10, है ना, पावर मल्टीप्लाई होके। तो अब देखो जब हमारे रेशनल टर्म्स की अगर हम बात करें, रेशनल टर्म्स मीन्स जिनकी जो पावर है वो इंटीग्रल है,
तो वो कब बनेगी? तो इंटीग्रल पावर होने के लिए यहां पर बात करते हैं 3 की पावर r/10 है, तो r अगर हमारा 10 हुआ तो 10/10 कितना हो जाएगा 1। r अगर हमारा 20 हो गया तो 20/10 कितना हो गया 2। दैट मीन्स जब भी हमारा r 10 का मल्टीपल हो जाएगा तो हमारी 3 की पावर इंटीग्रल आएगी। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर हम 7 की पावर में बात करें तो 12 माइनस r/5, तो 12 तो एक खुद इंटीजर ही है, और r/5 भी अगर एक इंटीजर हो जाए तो इंटीजर माइनस इंटीजर एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वो बात अलग है, बट वो इंटीजर ही होगा। तो r/5, और यहां पर जो r का वैल्यू है अगर हमने 5 पुट कर दिया तो 5/5 कितना हो जाएगा 1। r का वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 10/2 कितना, r का वैल्यू 10 पुट कर दिया तो 10/5 हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां पर जो r के वैल्यूज है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, यहां पर r का वैल्यू 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमें चाहिए 5 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल, है ना, और दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने r का वैल्यू अगर हमने 5 ले लिया तो यहां पर r का वैल्यू 5 पुट करने में 5/5 तो 1 बन गया, तो ये तो इंटीजर बन गया, 7 की पावर तो इंटीग्रल हो गई। बट यहां पर 5/10 क्या हुआ 1/2, ये तो इरेशनल टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों जगह पे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए एक टाइम पे। ठीक है, हर बार वो दोनों टर्म में सेटिस्फाई होना चाहिए, इंटीग्रल टर्म बनना चाहिए, पावर इंटीग्रल होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 का एलसीएम और 10 का एलसीएम ले लेंगे, और फिर जो उनका एलसीएम आएगा वो हमारा r का वैल्यू होगा और हर जगह वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर भी 10 की वैल्यू है ना, r की वैल्यू 10 पुट करूँ तो ये भी इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल, r की वैल्यू 20 पुट करूँ ये भी इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ r की वैल्यूज चाहिए हमें। तो फॉर रेशनल टर्म्स पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेशनल टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, वो फाइंड आउट करना इजी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो r की वैल्यू है वो 60 से ज्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, तो r की वैल्यू हमेशा वेरी करेगी 60 और 0 के बीच में, 0 भी हो सकती है। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो NC 0 ही होता है। तो यहां पर फॉर रेशनल टर्म्स r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है देखो, तो सबसे पहले तो 0 ही सेटिस्फाई करेगा, 0 हमेशा सेटिस्फाई करता है क्योंकि r 0/10 0, r 0/5 भी 0, तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 0। सेकेंड वैल्यू 10 20 है ना, 10 के मल्टीपल्स 30 40 50 और 60। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स हमारे रेशनल टर्म्स होंगे, बट हमें चाहिए इरेशनल टर्म्स। ठीक है, तो जो रेशनल टर्म्स हैं उनके अलावा जो टर्म्स बचे वो सारे इरेशनल होंगे। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने होते हैं, जितने भी इंडेक्स हो उसमें अगर एक ऐड कर दे तो वही हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n+1। तो यहां पर इंडेक्स है 60, तो 60 + 1 हो जाएगा हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 61। तो इरेशनल टर्म्स कितने हुए हमारे, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स हमारे हो जाएंगे, टोटल टर्म्स में से हम वो वाले टर्म्स माइनस कर देंगे जो रेशनल है, तो वो है हमारे 7, तो यहां पर बच जाएंगे हमारे पास 54। ठीक है, तो 54 इस एक्सपेंशन में इरेशनल टर्म्स होंगे। ओके, तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। The coefficient of x की पावर 10 in the expansion of 1 + x की पावर 2, 1 + x² की पावर 3, 1 + x³ की पावर 4 इज इक्वल टू। तो यहां से हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, तो इनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर लॉजिकली सोचते हैं। सभी को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचना ही मत, अदरवाइज एग्जाम में बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो सिंपली इनको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 2x + x² है ना फर्स्ट टर्म। जो सेकंड टर्म है वो क्या आएगा आपका, और इसको हम NCR की फॉर्म में ही एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि पावर्स लॉजिकली दिखे। तो ये बन जाएगा 3c0, x² की पावर 0 बनेगी और 1 की पावर 3, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट टर्म 3c1, x² की पावर 1 + 3c2, x² की पावर 2 आएगी, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ x की पावर 4 + 3c3, x की पावर 6।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, है ना, एक्सपेंशन। अब कर लेते हैं हम लास्ट टर्म का एक्सपेंशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 4c0, x की पावर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, है ना, 0 हो जाएगी, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म 4c1 x की पावर 3, 4c2 x की पावर 6 प्लस 4c3 x की पावर 3 की पावर 3, है ना, जो भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4c4 x की पावर 12। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये बन गया हमारा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या बन गया, 3c0 1, 3c1 हमारा 3x स्क्वायर, 3c2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3c1। NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर का फॉर्मूला, प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो 3c1 का वैल्यू अगेन 3 और x की पावर 4, और 3c3 कितना होता है 1 और x की पावर 6। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला पता होता है 1 प्लस, है ना, a प्लस b की पावर 3, उससे भी आपका यही वैल्यू आएगा। ठीक है, और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा आपका 4c0 1 प्लस 4c1 हो गया 4 x की पावर 3, 4c2, तो 4c2 क्या होगा 4 इंटू 3 बाय फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 4 3 12 बाई 2, 6 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6। 4c3 को अगेन हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, 4c1, और 4c1 कितना होगा 4, तो 4x की पावर 9 प्लस 4c4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 1, है ना, और लास्ट में बचेगा x की पावर 12। तो ये हमारे टर्म्स हुए, है ना, इनको हम मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहीं से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। ठीक है, अगर सभी को मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आंसर आपका बिल्कुल रॉन्ग ही आ जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए, तो यहाँ से हर एक टर्म को हम उठा के देखेंगे कि कहाँ से हमारा x की पावर 10 बन सकता है। ठीक है, उसको भी लॉजिकली सोचेंगे, बट इतना तो क्लियर है कि जो x की पावर 12 है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में नहीं है x, तो यहाँ पर x की पावर 12 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 10 तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, तो इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे कि यहाँ से तो आंसर नहीं मिलने वाला हमें। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो पावर हायर पावर से, उससे स्टार्ट करते हैं। 4x की पावर 9, तो यहाँ पर ऑलरेडी x की पावर 9 है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 1 मिल जाए, तो जब इसके साथ उस x की पावर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा x की पावर 10 बनेगा, और जो उसका कोफिशिएंट होगा उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर हो रही है बात, तो x की पावर 9 यहाँ से है और इन दोनों टर्म से चाहिए हमें x की पावर 1, तो कैसे मिल सकती है ये सोचेंगे अब। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो पावर से x की 2 4 6, तो यहाँ पर तो इवन पावर से सभी की, और यहाँ पर है x की पावर 1 x की पावर 2, तो यहाँ से मिल सकता है ना, यहाँ से मिल सकता है अपने को x की पावर 1, और ये हो जाएगी x की पावर 9। तो जब ये टर्म्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो हमें x की पावर 10 डेफिनेटली देगा। तो यहाँ से कोफिशिएंट है 4 और यहाँ पर कोफिशिएंट है इसका 2, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, और कहाँ से बनेंगे x की पावर 10 के कोफिशिएंट, तो और देख लेते हैं। यहाँ पर है 6 इंटू एक्स की पावर 6, तो यहाँ पर x की पावर 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन दोनों से हमें x की पावर 4 की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पर अब देखो, अब आप सोच सकते हो कि x की पावर 4 तो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x की पावर 6 x की पावर 4, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो ये तीन टर्म हमें क्या देगा x की पावर 10, तो 1 इंटू 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, क्या और तरीके से इन दो ब्रैकेट से x की पावर 4 मिल सकता है, चलिए सोचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है x की पावर 2 और यहाँ पर भी है x की पावर 2, तो जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो तीनों टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें x की पावर 10 देंगे। तो यहाँ से हमारे पास है 6, यहाँ से हमारे पास है 3, तो 6 3 जा 18, और यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ से भी x की पावर 10 का कोफिशिएंट आ जाएगा 18। क्लियर हो रही है बात, और किसी तरीके से हमें x की पावर 4 यहाँ से नहीं मिल सकता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर है x की पावर 3,
ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट से हमें चाहिए x की पावर 7। तो किस तरीके से मिल सकता है? अब देखो यहाँ पर x की पावर 6 प्रेजेंट है और यहाँ पर x की पावर 1 प्रेजेंट है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके हमें x की पावर 10 मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। तो 4 इंटू 1 इंटू 2, तो यह आ जाएगा आपके पास 8। क्लियर हो रही है बात? क्या और तरीके से यहाँ पर x की पावर 7 मिल सकता है? तो x की पावर 6 के साथ तो 1 बना के देख लिया, x की पावर 4 के साथ 2 बन सकता है मैक्सिमम, तो x की पावर 6 आएगा, 7 नहीं मिलेगा। तो हमारा यही यहाँ पे बनेगा। अब 1 को लेके अगर हम देखें तो यहाँ पर x की पावर 0 है, मीन्स कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करके क्या हमारा x की पावर 10 बन सकता है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर 2 है और यहाँ पर मैक्सिमम x की पावर 6 है, तो मैक्सिमम यहाँ से x की पावर 8 बन सकता है, 10 नहीं बन सकता। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 में। तो ये और ये इसको मिला के बन जाएगा 16 और 18 प्लस 18 बन जाएगा हमारा 36। तो इसको ऐड कर दो, 6 प्लस 6 2, 3 प्लस 1 4 और एक 1 कैरी था, तो ये बन जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपका 52। तो 52 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसमें हमें इंटीजर वैल्यू आंसर देना है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर ये एक्सपेंशन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज k देन 8k इज इक्वल टू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें हमें इंडिपेंडेंट ऑफ t कैलकुलेट करना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू, और वो k के इक्वल होगा, और जो वैल्यू आएगा उसमें 8 से मल्टीप्लाई करके 8k का वैल्यू हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म gt विल बी इक्वल टू व्हाट, 15 इंडेक्स है तो 15 CR, जो फर्स्ट टर्म है t स्क्वायर x की पावर 1/5, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 15 माइनस r, और जो सेकेंड टर्म है क्या है 1 माइनस x की पावर 1/10 अपॉन t, इसकी पावर कितनी हो जाएगी जो 15CR है ना, तो r हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, है ना, हमें चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ t, मीन्स t का पावर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख सकता है x और t दोनों के दोनों, तो x की पावर 0 मत करना यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 15CR, तो हम x की पावर्स जो है वो अलग से लिख लेंगे। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 1/5 है और बाहर है 15 माइनस r, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 15 माइनस r/5। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू x के टर्म जो है वो कितना आएगा, यहाँ पर है 1 माइनस x की पावर 1/10 और बाहर r है, तो ये हो जाएगा r/10। ठीक है, ये सब क्या हुआ हमारा कांस्टेंट और x के टर्म्स में। और अब लिखते हैं हम t की पावर्स, तो t की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है बाहर में 15 माइनस r, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी पावर्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 30 माइनस 2r। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ पर t की पावर कितनी है, डिनोमिनेटर में है, तो अगर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे t की पावर -1 और बाहर है r, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो ऐड हो जाएंगी पावर्स जो कि होंगी -r। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर है -r, तो यहाँ पर हमारा बना 30 माइनस 3r। ठीक है, तो हमें इंडिपेंडेंट ऑफ t चाहिए, दैट मीन्स इसकी पावर को हमें 0 करना होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 माइनस 3r इक्वल टू 0 करना है, तो वो किस वैल्यू के लिए होगा, r इक्वल टू 10 के लिए। ठीक है, 3r उधर जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा r इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो r इक्वल टू 10 के लिए हमें टर्म मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ t, या फिर हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0। एक ही बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ t है ना, t मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू 10 पुट करते हैं पूरे के पूरे इक्वेशन में, जो भी ये जनरल टर्म है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15C10, और यहाँ पर देखो x की पावर है 15 माइनस r/5, तो r की जगह 10 पुट करेंगे तो ये बनेगा 15 माइनस 10 मीन्स 5/5। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमें मिलेगा x की पावर 1। क्लियर है इतनी बात? और जो सेकंड है ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर r/10, तो r की जगह 10 पुट करेंगे तो 10/10 विच मीन्स 1, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस x।
ठीक है। और यहाँ पर तो हमने r की वैल्यू ही इस तरीके से कैलकुलेट की है कि t की पावर 0 बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 0, बट हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। वो मैक्सिमम वैल्यू है k। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो 15c10 है ये तो एक फिक्स नंबर है, कैलकुलेट करके आएगा, लेकिन जो x इंटू 1 माइनस एक्स है इसका वैल्यू चेंज हो सकता है ना, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आएगा। तो इन दोनों का हमें मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम 2 मेथड से इसको सोल्व करेंगे, है ना, x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम निकालने के लिए। फर्स्ट मेथड तो यहीं से आता है कि हमारे पास 2 टर्म्स है सिंपल, तो इसमें हम लगा सकते हैं am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, जो हम सीक्वेंस सीरीज में सीखते हैं, ठीक है। तो मेथड 1 हमारा हो जाएगा am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। ये हम लगा सकते हैं कब, जब 2 नंबर्स हो, और 3 पे भी लगा सकते हैं अगर जरूरत हो, 4 पे भी। और यहाँ पर गिवन है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव नंबर वो होना चाहिए, तभी हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में हम सीखते हैं। तो am किस पे लगाएंगे, हमारे पास 2 नंबर्स है, 1 है x और सेकंड है 1 माइनस एक्स, क्योंकि जब हम gm लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में यही नंबर बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक हो गया हमारे पास x, एक हो गया 1 माइनस एक्स। तो am के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करना है सिंपली, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा gm, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। तो इसका वैल्यू हमें मैक्सिमम यहाँ से पता चल जाएगा, इनइक्वालिटी है। तो x से तो x कैंसिल हो गया, तो इधर बचा हमारा 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब देखो ये जो रूट है इसको भी इधर ही ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर, और अंदर बचेगा x 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1/4। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखेगा, बट इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, उल्टा लिख दूं, तो x 1 माइनस एक्स, अब ये लेस देन है तो ये आ जाएगा 1/4। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हमें पता चला कि जो x 1 माइनस एक्स है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1/4 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है, हमेशा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 1/4 से छोटा ही होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1/4 ही हो जाएगा, क्योंकि हमेशा उससे छोटा या इक्वल ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/4। तो यहां पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, है ना, जो k दिया हुआ है क्वेश्चन में, k इक्वल्स टू आ जाएगा। अब ये जो 15c10 है इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे 15c 15 माइनस 10 NCR NC n माइनस r, ठीक है। जिसको नहीं याद है मैं लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूला हम यूजुअली लगाते हैं जब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अवॉइड करना होता है। तो यहां से आ जाएगा 15c5 और इसका वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम 1/4। क्लियर है इतनी बात। तो यहां पर जो सेकंड मेथड है सेम आंसर आएगा सेकंड मेथड से, और वो हम सीखते हैं कैलकुलस के अंदर। अगर आपने फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व किए होंगे जहां पर हम काइनेमेटिक्स वगैरह में ये सब करते हैं, तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। ये दोनों जो फंक्शन बन गया है इसको मैं y बोल देता हूं, तो y इक्वल्स टू है x 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा y डैश या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं भी सीखा है तो फर्स्ट मेथड तो आपके पास है ही, बट इससे भी हम कर सकते हैं और काफी इजीली हो सकता है। तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे dy बाई डी एक्स को क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो यहां से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो हमें पता चला कि x की वैल्यू 1/2 पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब ये बात है कि हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस पे या तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो उसके लिए करेंगे हम डबल डिफरेंशिएशन, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां से 1 माइनस 2x का डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा -2, और -2 क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं कि वो नंबर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, और इसमें हमें x की वैल्यू भी पुट नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो
ये वैल्यू 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स इस नंबर पे हमें x की वैल्यू 1/2 पे हमें मैक्सिमा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो x 1 माइनस x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, है ना, या इसको लिख सकते हैं y की मैक्सिमम वैल्यू। तो x की जगह 1/2 और 1 माइनस 1/2, तो 1/2 इंटू अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2, तो ये आ गया फाइनली 4। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी 1/4। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया है कि भाई जो इंडिपेंडेंट ऑफ टी टर्म था उसका हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब हमें रिपोर्ट करना है 8k का वैल्यू। ठीक है, 8k का वैल्यू कितना होगा, और वो भी इंटीजर के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो 1/4 है तो इसको तो इधर ले आओ कम से कम, तो ये हो जाएगा 4k, और इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करके हम 8k बना लेंगे। तो हम फाइनली सोल्व कर लेते हैं 15c5। तो 15c5 कितना होगा, 15, 14, 13, 12, है ना, 5 टाइम्स लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो दैट विल बी 5 4 3 2 1। क्लियर है इतनी बात। यहां पर जो ये 5 3 15 है ये कैंसिल हो गया, और 4 से हमारा 12 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और 2 से भी हमारा कितना कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 3 21, 13 बचा हुआ है और 11 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे 13 की 21 से फिर 11 की, तो ये आ जाएगा आपका 3003, और हमें चाहिए 8k, तो 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 8k, और 2 से इधर भी करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 6006। ठीक है, क्या क्या है, सिंपली 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप ये सारे कंसेप्ट यूज करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको am ग्रेटर देन gm निकालना यूज करना आना चाहिए, जहां पर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी और पता हो कि वो जो नंबर्स है वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। If the coefficients of x की पावर 7 and x की पावर 8 in the expansion of 2 plus x by 3 की पावर n are equal, then the value of n is equal to। तो हमें n की, और ये इंटीजर वैल्यू आंसर है तो n की इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। ठीक है, जहां पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इस एक्सपेंशन में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म लिख लेते हैं, है ना, तभी कुछ आइडिया लगेगा कि x की पावर 7 और 8 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जनरल टर्म क्या होगा, सिंपली NCR, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म x बाई 3 की पावर r। ठीक है, तो यहां से x की पावर अलग ले लेते हैं, ये बन जाएगा आपका NCR 2 की पावर n माइनस r, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस r हो जाएगी। क्लियर है बात, और x की पावर बन जाएगी हमारी r। तो ये तो हमारा कोफिशिएंट है, और यहां से हमें मिलेगा x की पावर 7 या 8 किसका फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 है। दैट मीन्स इधर पे हमें क्या पुट करना होगा, r की जगह 7 पुट करना होगा, और इधर पे r की जगह 8 पुट करना होगा, तभी हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और x की पावर 8 मिलेगा, और वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर r की जगह 7 पुट करना, तो ये हो जाएगा NC7, 2 की पावर n माइनस r है तो n माइनस 7 इंटू 3 की पावर माइनस 7। क्लियर है इतनी बात। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ये बन जाएगा NC8, 2 की पावर n माइनस 8 और 3 की पावर माइनस 8। ठीक है, यहां से सिंपली आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या टर्म्स हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला जो टर्म है NC7 और इधर है NC8, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला से कैंसिल करना जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जब हमें NC8 में से, है ना, 8 से 7 पे आना है, एक कम करना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं सिंपल NCR इक्वल्स टू NCR माइनस 1।
ठीक है, तो एक कम हो जाता है वहां पर, लेकिन मल्टीप्लाई में हमें कुछ करना होता है क्या, n माइनस आर प्लस 1/r। तो ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हमें NC8 को NC7 के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, NC8 इक्वल्स टू r की जगह 8 लिखा है तो n माइनस 8 प्लस 1/8, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा NC7। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हम NC7 इजीली कैंसिल कर पाएंगे, यस। तो यहाँ पर बन गया हमारा सिंपल NC7, उधर हम लिख देंगे। और 2 की पावर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है n-7, यहाँ पर है n-8, तो यहाँ पर एक पावर ज्यादा कम है, ठीक है। सपोज n की जगह 10 ले लिया तो ये पावर कितनी है 3, और यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर एक पावर एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे और 2 की पावर n-8 लिख देंगे, क्योंकि अगर आप इनको ऐड भी करेंगे दोनों को तो 2 की पावर n-7 ही है अभी भी। और यहाँ पर है 3 की पावर -7, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पर है -7, यहाँ पर है -8, तो यहाँ पर माइनस में ज्यादा है, मीन्स ये कम है और ये ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -8 इंटू 3 की पावर 1, तो ये भी अल्टीमेटली 3 की पावर -7 ही लिखा हुआ है क्योंकि पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर NC8 को हम क्या लिखेंगे, n-8 प्लस 1 या n-7/8, और ये लिखा हुआ है 2 की पावर n-8 और 3 की पावर -8। क्लियर है इतनी बात। तो सभी हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया कि बहुत ही इजी हो जाएगा अब कैंसिल करना। 3 की पावर -8, 2 की पावर n-8, ठीक है। तो इधर कितना बचा, 2 इंटू 3 अलग से बचा, और यहाँ पर हम NC7 तो लिखना भूल ही गए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा NC7, ठीक है। तो NC7 भी कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू 3 6, और राइट हैंड साइड में बचेगा n-7/8। कितना सिंपल सा इक्वेशन है, इसको तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 6 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 इक्वल्स टू n-7, -7 को इधर लाके ऐड कर दो तो n इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 55, ठीक है। 48 प्लस 7 55, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 55, फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 8 आर इक्वल इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, विच इज प्रॉब्लम 17। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब अप टू x की पावर 2n एंड 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब अप टू x की पावर 2n इज 61, देन n इज इक्वल टू। तो यहां से हमें मल्टीप्लाई करके जो x की इवन पावर्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका सम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली बैठ जाए इनका मल्टीप्लिकेशन करने, और जो इवन पावर्स वाले होंगे x उनका कोफिशिएंट अगर ऐड करने लगे 61 आएगा जो, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ से हम 1 से लेकर x की पावर 2n तक जा रहे हैं और यहाँ पर भी x की पावर 2n तक जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास इसके अंदर कितने टर्म्स होंगे 2n प्लस 1, और इसके अंदर भी कितने टर्म्स होंगे 2n प्लस 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली डायरेक्ट इनको यूज करना है और लिखना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा यही टर्म लिखा हुआ है, ध्यान रखना। इन दोनों का प्रोडक्ट मैं लिख नहीं रहा हूं, यहीं पर ये लिखा हुआ है। और राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से बनेगा कि भाई a नोट, ठीक है। तो a नोट क्या है, वो टर्म है जिसमें x की पावर 0 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा 1 इंटू 1 करके, ठीक है। कुछ ऐसे भी टर्म्स आएंगे जहां पर x की पावर 1 होगी, कुछ तो आएगा, जो भी आएगा हमें मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो आएगा, उसको हम बोल रहे हैं a1। कुछ ऐसे भी टर्म्स आएंगे जहां पर x की पावर 2 होगी, उसको हम बोल रहे हैं a2। तो इस तरीके से हम सारे की सारी पावर्स के कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं बहुत ही इजीली, है ना। कितना आएगा वो हमें मैटर नहीं करता है अभी, लेकिन आएंगे तो जरूर, ठीक है। x की पावर 3 भी बनेगा, x की पावर 4 भी बनेगा, सभी के सभी टर्म्स बनेंगे ना। और x की पावर 2n और यहाँ पर भी x की पावर 2n, तो जो मैक्सिमम बनेगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही बनेगा लास्ट में, तो वो आएगा हमारा x की पावर 4n, क्योंकि पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो वो बनेगा a4n x की पावर 4n, ठीक है। जितनी पावर है उतना ही हमने a के साथ लिखा हुआ है।
तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो इसमें से अगर हमें इवन पावर्स का कोफिशिएंट चाहिए है ना, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर x की पावर 0 है, दैट मीन्स A0, A2, A4, A6, A8 और लास्ट में A4n चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इवन पावर्स के कोफिशिएंट है। कितना कितना वैल्यू होगा हमें उससे कंसर्न नहीं है, बट ये हमें चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। अगर हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन में, अब ध्यान से देखना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो अगर पूरी की पूरी इक्वेशन में या एक्सपेंशन में हम x की जगह 1 पुट कर दें तो क्या होगा। और एक चीज और आप सोच सकते हो कि यहाँ पर तो कुछ नेगेटिव टर्म्स भी हैं, ठीक है, तो मैंने कहीं पर भी नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, तो हो सकता है कि जो A3 है उसकी वैल्यू ही नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इसके अंदर नेगेटिव हो सकता है, बट हमने यहाँ पर एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है। अब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे पूरी की पूरी यहाँ पर, है ना, दोनों साइड, तो क्या होगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पर देखो x की जगह 1 पुट करेंगे तो हर एक टर्म, है ना, उसकी पावर 1 है ना, उसकी पावर में कुछ भी है तो वो वैल्यू 1 ही देगा। तो ये x की पावर 2n तक जा रहा है और यहाँ पर x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 से x की पावर 2n तक जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर 2n प्लस 1 टाइम्स हमारा 1 1 1 1 लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम अगर जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो उसको 5 into 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 2n प्लस 1 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 2n प्लस 1 टाइम्स ऐड होगा तो उसको लिख सकते हैं। अब जो सेकंड ब्रैकेट है, अगर इसमें हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या होगा, देखते हैं। तो जो ओड वाले टर्म्स है ना, जिसमें ओड पावर है, जैसे x की पावर 3, x की पावर 1, वहां पर हम 1 पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, -1 बनेगा। और जहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, x की पावर 6 है, वो हमारे प्लस वाले टर्म्स होंगे, ठीक है। तो वो ना आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 सारे के सारे। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पर 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, और 2n का मीनिंग है कि जो n चाहे ओड हो चाहे इवन हो, लेकिन 2n तक है, दैट मीन्स वहां पर इवन तो होगा ही, है ना, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, जैसे n 5 है तो 2n कितना हो जाएगा 10। तो हमें पता है कि यहाँ पर ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि x की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 2n तक जा रहे हैं, तो 2n प्लस 1 ओड नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना, जब 1 पुट करेंगे तो ये सब वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा स्टार्टिंग वाला, बाकी सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट से हमारे पास आएगा 1। क्लियर हो रही है बात। ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो हमने इसी को लिखा है एक जनरलाइज फॉर्म में, वहां पर क्या बनेगा, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, सिमिलरली A4, ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स बनेंगे और लास्ट में आएगा A4n। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल टू -1, तो उससे क्या होगा कि कुछ टर्म्स नेगेटिव भी आ जाएंगे, और फिर हमें क्या करना है, इवन पावर्स वाले जो है ना, x की इवन पावर से उसका कोफिशिएंट चाहिए। तो x की जगह -1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में इस बार क्या चेंज होगा, देखो x की जगह -1 पुट किया तो ये -1 आ गया फाइनली, x की जगह -1 की पावर 3 तो ये भी -1 आ गया। तो इस बार इसमें -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट से, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, इस बार जो -x था, x की जगह हमने -1 पुट कर दिया तो ये हो गया +1, और जैसे यहाँ पर -1 पुट करेंगे जहाँ पर इवन पावर्स होगी तो +1 हो गई, यहाँ पर -1 है ना पुट करेंगे पावर 3 तो अंदर से आएगा -1, पावर कितनी भी ओड हो तो -1 ही आएगा, और उसी के साथ हमारा माइनस है, दैट मीन्स सारे के सारे +1 +1 +1 होंगे 2n प्लस 1 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो समेशन आएगा वो आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा इस बार, A0 और x की पावर 1 है और x की जगह पुट किया -1 तो ये बन जाएगा -A1, और यहाँ पर तो इवन पावर है तो ये आ जाएगा प्लस, है ना, A2 -A3, है ना, -1 पुट करेंगे और प्लस A4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म्स हैं A4, A2, A6 वो सब क्या आ रहे हैं प्लस के साथ, और A3, A1 ये सब क्या आ रहे हैं माइनस साइन के साथ, ठीक है।
माइनस और लास्ट में आ जाएगा आपके पास A4n। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इवन पावर्स चाहिए था, है ना, जिसमें x की पावर इवन हो, उसका कोफिशिएंट, तो A2 A4 मैंने पहले ही बताया था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको सिंपली ऐड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे तो हमारा A1 A3 ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग बोथ साइड्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो ये कितना है 2n+1 और ये भी कितना है 2n+1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2n+1। क्लियर है? और यहाँ पर आ जाएगा A0 दैट मीन्स ट्वाइस 2 कॉमा ले लेंगे तो ये आ जाएगा A0 A2 प्लस A4 प्लस A6, है ना, जहां पर भी ओड है वो कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा A4n। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और जो ये समेशन गिवन है हमें, ठीक है, इस समेशन का वैल्यू है 61, तो यहां पर हम सिंपली 61 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 तो हमारा कैंसिल ही हो गया था, दैट मीन्स 2n+1 = 61, तो ये आ जाएगा 2n = 60, है ना, 1 उधर जाएगा तो n = आ जाएगा आपका 30, ठीक है। तो n = 30 आपका फाइनल आंसर होगा। आप लिख सकते हो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आंसर, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ये JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन है और MCQ विद 1 और मोर करेक्ट आंसर है, लेकिन इसको हम बहुत ही इजी बनाएंगे। बस आपने वो लेक्चर देखे हुए हो कंसेप्ट वीडियोस के, वहां से हम बहुत सारे आइडियाज आज यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर नॉन इंटीजर्स S एंड R लेट, इस तरीके से लिखा हुआ है SR, तो ये इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल S अपॉन फैक्टोरियल R, S माइनस R फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली SCR ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी रहता है, तो यहां से कुछ अलग से सीखना नहीं है, ठीक है, जस्ट कंफ्यूजन के लिए है कि लॉन्ग सा क्वेश्चन लगे। और फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स M एंड N लेट GMN = सिग्मा P = 0 से M+N तक है, और न्यूमरेटर में है फंक्शन ऑफ MNP और डिनोमिनेटर में N+P/P, ठीक है। तो ये जो N+P/P है ना, नीचे P लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, यहां पर इसका मीनिंग है N+P/CP, ठीक है, वही ऊपर मेंशन किया है उन्होंने। तो इसका जो फैक्टोरियल ओपन होगा ये आ जाएगा आपके पास N+P अपॉन फैक्टोरियल P और N+P-P, तो ये आ जाएगा N। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन f के नीचे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वेयर फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर p f, है ना, फंक्शन ऑफ MNP = सिग्मा i = 0 से p तक है, और MCI N+ICP P+N CP-I, ठीक है। तो ये फंक्शन को हमें सोल्व करना है और फिर वहां पर पुट करेंगे तो हमें GMN मिलेगा। और फिर पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट्स हमें बताने हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस है ABCD। तो यहाँ पर पहले ही मेंशन है कि ये MCQ विद 1 और मोर करेक्ट आंसर है, तो हमें सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक करने होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो G के अंदर है, ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले G फाइंड आउट करना होगा। और G क्या है, ये फंक्शन जिसमें MN वेरिएबल है, तो वो, और उसके लिए हमें FMNP ये कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना डिस्कशन F से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और इनको MI N+IP इनको प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं जैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं FMNP, ठीक है। सिग्मा I = 0 से कहां तक है, 0 से लेकर P तक है हमारे पास, और यहां पर है MCI और N+ICP, और लास्ट टर्म क्या है P+N CP-I, ठीक है। तो ये हमारे पास F के अंदर टर्म्स है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करना होगा ताकि हम इजीली G कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, क्योंकि उसमें F यूज हो रहा है, ओके। और ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में ये टर्म्स लिखा हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूलाज को, ताकि कुछ आइडिया लगे करना क्या है, हो क्या रहा है।
तो i इक्वल टू 0 से p m c i, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल i और फैक्टोरियल m माइनस i। अंदर बनेगा फैक्टोरियल n प्लस i अपॉन फैक्टोरियल p, और ये बन जाएगा n प्लस i माइनस p। क्लियर है इतनी बात? ये सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं एनसीआर का, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल p प्लस n अपॉन फैक्टोरियल p माइनस i, और अंदर आ जाएगा हमारा p प्लस n माइनस p माइनस i, तो ये बन जाएगा माइनस p प्लस i, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका n प्लस i। ठीक है, अब ये सब सिग्मा के अंदर है, तो जितने भी हमारे i वाले टर्म्स है ये अगर कैंसिल हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें उन टर्म से डील नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि n प्लस आई फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और इधर पे है हमारा f m n p, तो हमारा जो f n p है उसके इक्वल टू में क्या बनेगा। अब देखो कुछ टर्म्स हमारे कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट टर्म्स जो i पे डिपेंड नहीं कर रहे, जो वेरी कर रहा है, तो उनको हम बाहर ले सकते हैं। करेक्ट, तो ऐसे ही हम ले सकते हैं फैक्टोरियल p प्लस n, और डिनोमिनेटर में आ सकता है फैक्टोरियल p। क्लियर है इतनी बात? बट हमें यह भी ध्यान रखना है कि किसको बाहर लेना है। यहां पर जो फैक्टोरियल m है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है, बट उसको बाहर लेने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? अब हमें पता है कि जो एफ एन पी है उसके डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल n प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल p और फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो भी यहाँ पर बनेगा कांस्टेंट और अंदर आएगा सिग्मा के अंदर कुछ टर्म्स, तो ये वाला अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसके, तो हमारा ये GMN बनने की कोशिश होगी, है ना कुछ बनने की दिखेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो इसीलिए हम यहाँ पर वो चीज लिखेंगे जो डिनोमिनेटर में हमें लेकर जाना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल p के साथ फैक्टोरियल n भी है, और बाकी तो सब कुछ रिक्वायर्ड है, तो फैक्टोरियल n से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग बनेगा। तो जो सबसे पहले वाला टर्म है इसको तो हम लिख लेते हैं एक बार और, तो फैक्टोरियल i फैक्टोरियल m माइनस i, और यहां पर क्या बचा देखो फैक्टोरियल p प्लस n तो बाहर चला गया, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा फैक्टोरियल p भी बाहर, यहां पर बचा n प्लस i माइनस p और फैक्टोरियल p माइनस i, और यहां पर हमने फैक्टोरियल n से डिवाइड किया है तो यहां पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे अंदर। ठीक है, i इक्वल टू 0 से लेकर p तक। ठीक है, अब ये तो हमें पता ही है कि MCI है, नो डाउट, इसको तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बट इन दोनों में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्टिव सा रिजल्ट बन जाए, कुछ यूजफुल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ऊपर फैक्टोरियल n है, नीचे एक फैक्टोरियल p माइनस i है, तो अगर n माइनस p माइनस i करेंगे तो बनेगा n प्लस i माइनस p। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला बन गया है, मतलब वही टर्म बन जाएगा उसी तरीके से। तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे f n p, और यहां पर लिख देंगे, अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि वही फॉर्मूला है ना। इसी को हम नीचे ले जा रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो n प्लस p नीचे p, ये बन गया हमारा ये वाला सिग्मा के अंदर जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला टर्म, और इसके इक्वल में क्या है देखते हैं। सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है i इक्वल टू 0 टू p, और ये है हमारा MCI, और ये क्या बनेगा NCP माइनस i। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं, जो हमने एक क्वेश्चन में सीखा था जब हम कंसेप्ट वीडियो से देख रहे थे, कि यहाँ पर जो टू टर्म्स है ये क्या है, कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स का। तो एक जो टॉपिक था बायनोमियल कोफिशिएंट्स का समेशन, उसमें हमने सीखा था इस तरह का क्वेश्चन कि जब जो लोअर इंडेक्स है उसका सम अगर कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम समेशन करें i p माइनस i, तो माइनस i से कैंसिल, तो बचेगा p, और p हमारा i पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वेरिएशन है वो तो i इक्वल टू 0 से p तक है, तो i पे वेरी कर रहा है, लेकिन जो p है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लोअर इंडेक्स का सम आ गया क्या, कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट आ जाए तो हमें क्या करना है सिंपली, और उसी कांस्टेंट तक वेरी भी कर रहा है i। ठीक है, i 0 से p तक जा रहा है, तो हमें क्या करना है सिंपली m प्लस n c p,
ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस पे हमने क्वेश्चंस कराए हैं, वो आपको जरूर देखने होंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप आके स्टक हो जाओगे और जे एडवांस का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा यहां से आ गया, लेकिन हमें इसकी ही जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, GMN की। ठीक है, और वो क्या है, सिग्मा P2 P=0 to M + N, और अंदर ये है जो यहां पर आया है हमारा। तो अब लिखने की कोशिश करते हैं, GM, N सिग्मा P=0 to M + N तक वेरी कर रहा है, और अंदर में क्या है, M + N CP। क्लियर हुआ बात। तो हमारा थोड़ा सा कंडेंस होके ये टर्म है ना, ये हमारा GMN कुछ आ गया है। अब यहां से भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यूज करने वाले हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। जैसे हमने सीखा था NC0 NC1 है ना, इनका समेशन NC2 और अप टू NCN। ठीक है, तो वहां तक जाते हुए हमने देखा था कि 2 की पावर n उसका रिजल्ट आ जाता है, सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का समेशन है ना, 1 + x की पावर n में। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि M + N C0 होगा, P=0 पुट करेंगे, फिर होगा M + N C1, M + N C2, इस तरीके से M + N तक ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 की पावर M + N। ठीक है, तो यहां से हमारा जो M + N है, M, N है, वो आ गया है 2 की पावर M + N, और इसी से हम यहां पर अब आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एज ए क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सभी के सभी छोटे छोटे स्टेप्स ही है, बट समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि हम बहुत सारे रिजल्ट्स याद रखते हैं। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में स्टक हो जाएंगे, फिर कि यहाँ के बाद क्या करें, यहाँ से भी अगर आ गया तो फिर यहाँ के बाद क्या करें। ठीक है, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमने बताए थे जब पढ़ाया था कि इनको याद रखना है, तो उनको आप याद ही रख लो, और यहाँ पर इस तरीके से वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारे ऑप्शन है वो कौन कौन से मैच कर रहे हैं। तो हमने यहां पर देखा कि जो GMN है वो आ गया है 2 की पावर M + N। तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं GMN और = GNM, तो यहां पर अगर हम GMN कर रहे हैं तो वो भी 2 की पावर M + N है ना, और अगर GNM करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर N + M। ठीक है, लेकिन जो पावर है अल्टीमेटली N + M, M + N एक ही बात है, सेम है, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सेकंड ऑप्शन की या बी पार्ट की बात करें तो यहां पर है GM, N + 1 और GM + 1, N। तो यहां पर अगर हम GM + 1 कैलकुलेट करें, N, तो यहां पर आ जाएगा M + 1 + N, अल्टीमेटली M + N + 1 आ रहा है। और सेकंड पार्ट में जब N + 1 करेंगे, M रखेंगे, तो आएगा M + N + 1, तो वहां पर भी अल्टीमेटली M + N + 1 ही आ रहा है पावर। ठीक है, दोनों तरीके से, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमारे पास है G2M, 2N, तो ये कितना होगा देखने की कोशिश करते हैं। तो G2M 2N ये हो जाएगा 2 की पावर M की जगह 2M है तो M की जगह यहां पर रखेंगे 2M, और N की जगह 2N है तो यहां पर रखेंगे 2N। ठीक है, यहां से आप कॉमन भी ले सकते हो, 2 की पावर 2 M + N। क्लियर हुई बात। लेकिन जो इसके इक्वल में है यहां पर क्या है, 2 × GMN, तो 2 × GMN कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 × GMN तो हमारा आया ही है 2 की पावर M + N, तो यहां पर पावर 1 है, इनटू में 2 की पावर M + 1, तो ये पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो M + N + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 की पावर 2 × M + 1 M + N, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 की पावर M + N + 1। तो ये करेक्ट नहीं हो रहा है ना, दोनों साइड्स मैच करनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं डी पार्ट की, G2M 2N, ये तो हमने कैलकुलेट ही किया है, उधर लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में है GM, N का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, M, N का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा GMN, ये तो हमें पता ही है क्या है 2M + N, और इसका भी स्क्वायर। तो जब हमें पता है कि अंदर कोई टर्म है उसकी पावर है और बाहर भी पावर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2M + N। तो ये हमारा है ना, ये वाले ऑप्शन डी में है, लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये है, तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स डी पार्ट भी आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास ए बी डी, आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो मोर देन 1 वाले में यही ध्यान रखना है, सारे के सारे ऑप्शन देखने हैं ध्यान से। अगर आप सिर्फ यही लगा के आ जाए तो आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगी, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, विच आर +4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, और ये भी जे एडवांस 2019 का है। न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर हमें देना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, हमारे पास है सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है बेसिकली, इक्वल्स टू 0 होल्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, देन सिग्मा k इक्वल्स टू 0 टू n nck बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू। तो यहां पर आपको ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट देख के डरना नहीं है, ये आप सीखते हो क्लास 12 में। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, जो यहां से बेसिक कैलकुलेशन आएगा उस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सीखते हो आप। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम कुछ नेम दे देते हैं, सपोज ए, और जो सेकंड टर्म है उसको दे देते हैं बी, और जो थर्ड टर्म है यहाँ पर ये हो जाएगा सी, और ये वाला सपोज डी। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी मैट्रिक्स दी हुई है इस तरीके से ए बी सी डी। ठीक है, अब ये क्या है, ज्यादा मत सोचो, यहां से जो कैलकुलेशन होगा वो देखना है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, वो होता है ए डी माइनस बी सी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ए की डी के साथ होगी और सी की बी के साथ होगी, और बीच में आएगा माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन आया ये वाला, यहां से हम फोकस करेंगे, क्योंकि इसके पहले का जो है वो आप सीख सकते हो, डिटर्मिनेंट में बहुत इजी है। ठीक है, तो यहां से अब हमें जो ए है, डी है, बी है, सी है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है, वो हमारे परम्यूटेशन, वो हमारा बायनोमियल थ्योरम का काम है। ठीक है, तो जो ए टर्म है उसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो ए टर्म है वो है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n, है ना, और अंदर है के, तो के यहां पर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो k इक्वल टू 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है, और पॉजिटिव इंटीजर n तक जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स 0 से लेकर वो 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है, तो एडिशन में है सब कुछ, तो 0 नहीं भी होता यहाँ पर। अगर k इक्वल टू 1 से जाता तो भी समेशन सेम ही रहने वाला था, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स का सम है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स का सम अप टू n क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है n प्लस 1/2। ये तो आप बायनोमियल में भी नहीं, ये तो सीक्वेंस सीरीज में सीखते हैं। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर्स का सम n प्लस 1/2। लेकिन जो बी पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यहां पर है सिग्मा के इक्वल टू 0 टू n, और अंदर लिखा हुआ है के स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं, और ये है NCK। क्लियर है इतनी बात। तो जो यहाँ पर NCK है और उसके मल्टीप्लाई में है के स्क्वायर, तो कैसे वेरी करेगा, 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बट 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 स्क्वायर NC1, 2 स्क्वायर NC2, 3 स्क्वायर NC2, 4 स्क्वायर NC4, है ना। तो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, तो इसको आप बेसिकली पूरा का पूरा एक्सपेंड करके बायनोमियल एक्सपेंशन से 1 प्लस एक्स की पावर n करके वहां से डिफ्रेंशिएट करके फिर मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, बट इसको मैं ब्रेक करूंगा थोड़ा सा इजी करने के लिए आपके लिए। तो सिग्मा के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम के इंटू के, है ना, के इंटू के स्क्वायर ही है, बट इसमें भी क्या करना होगा, के माइनस 1 और प्लस 1। तो ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ब्रैकेट के अंदर ये के ही लिखा हुआ है, बट इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि क्वेश्चन करना इजी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई में करेंगे NCK, और जो k का वैल्यू है वो 0 से n तक ही जा रहा है। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो गया, जो फर्स्ट वाला टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिट करेंगे इनको, तो k इंटू के माइनस 1 और NCK प्लस सिग्मा, k की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो k इंटू NCK, और k इक्वल टू 0 टू n, और यहां पर भी k इक्वल टू 0 टू n। क्लियर हुई है बात। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गए अलग अलग, इनको सोल्व करना कंपेरेटिवली काफी इजी है। ठीक है, तो यहां पर है k इंटू NCK, तो इस बार 1 स्क्वायर नहीं है, सिंपल k है ना, यहां पर तो k स्क्वायर था, तो ये क्या बनेगा 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, और यहां पर बनेगा k इंटू के माइनस 1, मीन्स k की जगह अगर हम 5 रख दे तो 5 इंटू 4 NC5,
6 इंटू 5 NC6 इस तरीके से। तो इनको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक एक्सपेंशन में जाते हैं, कैसे करते हैं ताकि आपको आइडिया भी लग जाए। ठीक है, बेसिकली हमने कंसेप्ट एड ऑन में ये सब क्लियर किया हुआ है, बट यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा जाना होगा डेप्थ में। तो बेसिक एक्सपेंशन से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, तो इससे हमें स्टार्ट करना है और यहीं से हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर इसका एक्सपेंशन तो सिंपल है, NC0 NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब, एंड ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होंगे और लास्ट में मिलेगा NCn x की पावर n। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं k आ रहा है मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो k क्या है, NCk है, तो जो भी हमारा c के साथ नीचे लिखा हुआ है वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये कैसे आता है, जैसे NC2 है तो पावर भी 2 है x की, ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे, अगेन हमने ये कंसेप्ट एड ऑन में डिस्कस किया हुआ है, तो सिंपल डिफरेंशिएट अगर हम कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा पावर n आ जाएगी और 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है इतनी बात? ये सिंपल डिफरेंशिएशन है जो आप डिफरेंशिएशन के चैप्टर में सीखते हो, बट फिजिक्स में भी सीख लेते हो, वहां पर जब काइनेमेटिक्स वगैरह सीखते हैं तो ये इस तरह का बेसिक डिफरेंशिएशन सिखा देते हैं। तो NC0 का वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, और NC1 हो जाएगा आपका NC1, और जो ये x की पावर 1 है इसको आप लिख सकते हो ऐसे, 1 बन जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और जो x स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू NC2, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर NC3, और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, और लास्ट में क्या है x की पावर n, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 NCn। क्लियर है इतनी बात? यहां से अब हमें एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, तो n को तो भूल जाओ, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 है तो एक पावर कम हो जाएगी और ये वाली पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, n माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर एक कम n माइनस 2, और NC1 इस बार कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, और यहां से बचेगा 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू 2, है ना, एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 2, और ये बन जाएगा x की पावर 1 3c3, और यहाँ पर भी जो x की पावर 1 थी उसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 3 इंटू 2, तो ये क्या बन रहा है आपका, ये वाला टर्म k माइनस 1। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर k 5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 4। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो नेक्स्ट टर्म 2 आगे आएगा, 4 इंटू 3 5 इंटू 4 6 इंटू 5 इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने पे तो ये आया डबल डिफरेंशिएशन करने पे, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है तो ये आ जाएगा n माइनस 1, x की पावर हो जाएगी n माइनस 2, और ये आ जाएगा NCn एज इट इज। ठीक है, तो ये टर्म बना हमारा डबल डिफरेंशिएट करके। तो ये सिग्मा को अगर आप ओपन करोगे तो ना, तो ये वाले सारे के सारे टर्म्स बनेंगे, बस इसमें x नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन में हम x की जगह 1 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और ये वाला तो हमने एज अ प्रॉब्लम सोल्व किया था और बोला था कि इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से तो बेसिकली आपके पास यही आ जाएगा सिग्मा k इंटू NCk। ठीक है, k इक्वल्स टू 0 से n तक, इन सबको लिख सकते हो ना, x की जगह हमेशा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे इस वाली पार्ट की। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां से चाहिएगा तो यहां पर क्या करना होगा, x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में x की जगह हमेशा 1 बन जाएगा। तो बाकी के जो टर्म्स बनेंगे कैसे बन रहे हैं, दिस, और इसमें -1 करके आ रहे हैं तो सिग्मा, इसको लिख सकते हैं k माइनस 1 NCk। ठीक है, और k कहां से वेरी कर रहा है, 0 से लेकर n तक। ठीक है, यहां पर आप देख भी रहे होंगे कि जो
यहाँ पर k 2 से वेरी कर रहा है, तो एक ही बात है वहां पर, क्योंकि जो k इक्वल्स टू 1 वाला पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और k इक्वल्स टू 0 वाला पुट करेंगे वो वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली अपना आंसर बता सकते हैं बी पार्ट के लिए, ठीक है। तो इस वाले टर्म के लिए क्या आया, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम n-1 2 की पावर n-2, और इस वाले के लिए लिखेंगे n क्या है 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बी पार्ट। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर n इंटू 2 की पावर n-2 कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म से बचा n-1 और सेकंड टर्म से बचेगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर n-1 है, यहाँ पर n-2 है, तो इसकी पावर 1 है ना, 2 इंटू मल्टीप्लाई में अलग रखना होगा, वो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो n-1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, n+1। तो बेसिकली जो हमारा b है वो आ गया है n+1 2 की पावर n-2, ठीक है। अभी क्या कैलकुलेट हुआ हमारा b, हमें c और d भी कैलकुलेट करना है। तो c क्या है हमारा, ध्यान से देखो, ये है k इंटू एन सी के, ठीक है, k इंटू एन सी के, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली c का वैल्यू हमारा आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है। और d के लिए क्या करेंगे हम, d वाला देखो कौन सा पार्ट है, 3 की पावर के एन सी के, तो यहां पर है 3 की पावर है। तो जब हम देखते हैं ना किसी कांस्टेंट की पावर है k, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम x की जगह 3 पुट कर दें, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया है, तो हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जैसे k वेरी करेगा, ठीक है, तो k 1 2 3 4 और जो x की जगह है वो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो इस वाले एक्सपेंशन में हमें x की जगह 3 पुट करना है, तो क्या बनेगा बेसिकली इधर 1 प्लस 3 का पावर n मीन्स 4 का पावर n, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2n भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इधर जो भी बनेगा nc0 है ना, nc1 3 की पावर 1, nc2 3 की पावर 2, nc3 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा 3 की पावर के एन सी के, ठीक है, k इक्वल्स टू 0 से n तक। तो जो हमारा d वाला पार्ट है उसका सिंपल वैल्यू आ गया आपका 4 की पावर n, तो इसको मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 2n, ठीक है। तो ये वाले तो आसान ही थे, बट हमारे पास जो b वाला था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब क्या करेंगे हम, अब सारी के सारे वैल्यूज ad माइनस बी सी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा वहां से n का वैल्यू, ठीक है। और जो फाइंड आउट करना है वो तो भूल ही गए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें अगर n की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमारा जो अब यहाँ पर जो a है, a का वैल्यू कितना है हमारा n+1/2, और फॉर यहाँ पर क्या है इक्वेशन जो बन रही है d, तो d का वैल्यू तो सिंपल है यहाँ पर 2 का पावर 2n, ये तो हो गया ad माइनस बी सी, b कितना है हमारा n+1 2 की पावर n-2, और इसमें मल्टीप्लाई है c के साथ, तो c है हमारा n इंटू ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 का पावर n-1, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है 0, 0 के इक्वल पुट करना है, ये एज ए इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको, ये बनेगा n+1 और 2 की पावर 2n/2 माइनस, यहाँ पर देखो एक n यहाँ पर है, एक n यहाँ पर है, तो n² और n+1 भी है, ठीक है। और क्या है 2 की पावर n-2 2 की पावर n-1, तो पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि 2 के है ना 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2n-3। तो 2 की पावर 2n को तो हम ऊपर ही लिख लेते हैं, और जो 2 की पावर -3 है उसको नीचे ले जाकर 2 की पावर 3 बना देते हैं, विच विल कम आउट टू बी 8 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे कुछ n+1, 2 की पावर 2n भी कॉमन आ रही है और 2 भी यहाँ पर कॉमन है। तो फर्स्ट वाला टर्म तो हमारा कॉमन ही आ गया, फर्स्ट से बचा 1 माइनस, और यहाँ पर n² में से n कॉमन ले लिया तो बचेगा n+1 बाहर, 2 की पावर 2n बाहर, और 8 में से 2 भी बाहर, ठीक है। तो अंदर कितना बचेगा हमारा 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीप्लाई में टर्म्स है, ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो ये n है ये तो हमें पता ही है पॉजिटिव इंटीजर है,
ठीक है। तो इसीलिए जो ये n है ये तो 0 हो नहीं सकता, n+1 को पुट करेंगे तो n = -1 आएगा, अगेन हो नहीं सकता है। और यहाँ पर जो ये वाला टर्म है इसी से हमारा n का वैल्यू आएगा, और अगर आप सोल्व करोगे 1 = n/4 तो n आ जाएगा आपका सिंपली 4। क्लियर है इतनी बात? तो n = जो 4 है ये हम पुट करेंगे अब इस वाले इक्वेशन में जिसका आंसर हमें चाहिए। ठीक है, अभी जो इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, जो ये यहाँ पर एक्सपेंशन है इसी को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में वो वाले जनरेट होते हैं, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में जनरेट हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा जो n है वो = 4 ही है, छोटा ही टर्म है, n = 4, तो इसीलिए हम k = 0 से 4 तक वेरी कर सकते हैं, समेशन के साथ ही लिख लेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन करना है ना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये हो जाएगा सिग्मा k = 0 से 4 तक, n की जगह 4, तो ये बन जाएगा 4ck अपॉन k+1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पुट करते रहते हैं, k = 0 1 2 3 4 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 4c0, k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1, 4c1/2 4c2/3 प्लस 4c3/4 प्लस 4c4/5। ठीक है, अभी जो 4c4 है ये आगे तो वेरी नहीं करेगा, k = 0 से 4 तक ही है, तो ये सब टर्म्स बहुत ही इजी है सोल्व करना। अब देखो 4c0 कितना होता है 1/1 1, 4c1 कितना होता है 4 और डिवाइड करेंगे 2 से तो 2, प्लस 4c2 कितना होता है 4 × 3/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 6/3 करेंगे तो 2, प्लस 4c3 कितना होगा 4c1 और 4c1 तो 4 ही होता है, डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाएगा 1, प्लस 4c4 कितना होगा 1 और डिवाइड बाय 5 तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, ये कितना हो गया 1 2 3 5 6 और 0.2, तो 6.2 आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस में पूछ ले जाते हैं। हालांकि आपको लग रहा हो कि बहुत सारा टाइम लगा है, लेकिन ये टाइम लगा है एक्सप्लेन करने में। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सब ब्रशअप किया हुआ है, बेसिकली जो बी है हमारा इसको ही टाइम लगा सॉल्व करने में, है ना। ये वाले जो सी है डी है ये तो आपको याद ही होने चाहिए किस तरीके से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, और फिर एन की वैल्यू आ गई, और एन की वैल्यू पुट करके जो मेन आंसर निकालना था वो तो बहुत ही इजी था, है ना। बच्चों आज का लास्ट प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं, जो जेईई एडवांस 2018 में आया है, और इंटीजर वैल्यू आंसर करना है हमें। लेट x = tan c1 का स्क्वायर प्लस 2 × tan c2 का स्क्वायर प्लस 3 × tan c3 का स्क्वायर, और लास्ट में है 10 × tan c10 का स्क्वायर, वेयर tan c r इज है ना 1 to 10 denote binomial coefficients, then the value of 1/1430 into x, या बेसिकली x/1430, इसका हमें फाइनल आंसर बताना है। x का वैल्यू हमें गिवन है, सिंपली इस नंबर से उसको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि स्क्वायर है तो हर बार वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपस में। क्लियर है, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स है वो भी चेंज हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में 2 3 लास्ट में है 10, तो जहां पर हमारा जो r है वो 10 है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो इसको 2 तरीके हैं सोल्व करने के, एक तो हम जो एक्सपेंशंस होते हैं 1 + x⁻10 के एक्सपेंशंस लिखे हैं ना, वो सब के थ्रू करें, या फिर समेशन की हेल्प से, सिग्मा की हेल्प से भी हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हम समेशन वाला सिग्मा वाला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो x = क्या लिख सकते हैं इस पूरे के पूरे टर्म्स को। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्मा है, ठीक है, r हम लिख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक, और हर एक टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम मान सकते हैं ना यहाँ पर 1 × है तो r × 10cr का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म में अगर आप r = 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, अप टू 10 रखोगे, तो ये सारे के सारे टर्म्स आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं, क्या कि जो r है और ये है इनको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो r × 10cr × 10cr,
ठीक है, और r इक्वल्स टू 1 to 10 है। तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर r भी है तो 3 टर्म्स हो गए। अब यहाँ पर जो tan c r है और r है तो हम कोशिश करेंगे कि ये r कैंसिल हो जाए, ठीक है, ताकि कम टर्म्स हो डील करने के लिए। तो यहाँ पर अगर r को हमें कैंसिल करना है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें पता होता है कि NCR को हम लिख सकते हैं ऐसे n/r, तो डिनोमिनेटर में r है तो वो r यहाँ पे जब हम लिखेंगे tan c है ना, tan c r की जगह, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो n-1 CR-1 ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 10 के लिए क्या बनेगा, tan CR इक्वल्स टू 10/r इंटू 10-1 है ना, n-1 मीन्स 10-1 मीन्स 9 CR-1। तो ये हम पुट कर लेंगे एक की जगह, क्योंकि अगर और एक की जगह यूज कर लिया तो फिर डिनोमिनेटर में r आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम एक की जगह tan CR की जगह वो पुट करेंगे और बाकी को रहने देंगे। तो सिग्मा अंदर क्या बनेगा, r इंटू, अब इस tan CR की जगह वो पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 10/r 9 CR-1 इंटू tan CR, ठीक है। तो ये आपके टर्म्स आ गए। अब इसको देखो, तो यहां से r कैंसिल, और जो tan है उसको हम बाहर ले सकते हैं, r इक्वल्स टू 1 to 10 है यहाँ पर, तो tan आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा सिग्मा के अंदर r इक्वल्स टू 1 से लेकर 10, और ये बच जाएगा आपका 9 CR-1 और इंटू 10 CR और इक्वल टू में x। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो अंदर है सिग्मा के, ये हो गए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन r-1। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जब मल्टीप्लीकेशन है तो हमने शॉर्टकट एक उसमें भी यूज किया था, क्वेश्चन नंबर 18 में, प्रॉब्लम 18 में, जो एडवांस 2020 में आया था। तो वहां पर हमने देखा था कि अगर हमारा जो लोअर इंडेक्स का समेशन है वो कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट वीडियोस में सीखा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट आ जाए। अभी अगर हम करेंगे तो यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर r है, तो समेशन करके 2r-1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, tan CR को हम डिफरेंट वे में लिखेंगे। कैसे, tan सिग्मा 9 CR-1 इंटू tan -r। तो ये प्रॉपर्टी होती है NCR इक्वल्स टू NCN-r। तो यहाँ पर अब डिफरेंस ये हुआ कि -r और +r ये कैंसिल हो जाएंगे और tan-1 बन जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोअर इंडेक्स का समेशन है वो कितना आ रहा है, 9। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर r इक्वल्स टू 1 से 10 तक वेरी कर रहा है, तो 10 इंटू इस पूरे के पूरे टर्म को लिख देंगे हम, जो अपर इंडेक्स है उनका समेशन 10 + 9 19 c और जो कांस्टेंट आ रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है x का वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है x/1430, ठीक है। चलिए करते हैं। तो हमें पता करना है तो x है हमारा 10 इंटू 19c9 अपॉन 1430, ठीक है। तो 0 से 0 गया, तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा देखते हैं। नीचे तो बचेगा 143, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, और सारे टर्म्स आएंगे। और ये है 19c9, तो इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 19 को हम 9 टाइम्स लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मल्टीप्लाई में। तो 19 18 17 16 15 14 13 12, देखते हैं कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक और आएगा 11 तक। और नीचे भी 9 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स हमारे आए हैं। इनमें से देखते हैं जल्दी कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो 11 एंड 13 है वो हमारा हो जाएगा 143, ठीक है। और यहाँ पर जो 9 और 2 है, 9 2 जा हो जाएगा 18 कैंसिल, और 8 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा कैंसिल 2 टाइम्स, और यहाँ पर 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स 15, और 3 और 2 से हो जाएगा 6 कैंसिल, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, और यहाँ पर बचा 4 3, तो इससे हो जाएगा 12 कैंसिल, और बचा 7, तो 7 से हो जाएगा 14 कैंसिल 2 टाइम्स। तो ऊपर क्या क्या बचा ध्यान से देखो, 19 इंटू 17 इंटू
2 बचा है, बाकी तो सब कैंसिल हो गए। ठीक है, 19 और 17 की मल्टीप्लाई बहुत इजी है, तो 19 7 हो जाएगा 133, तो 3 13 कैरी और ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 646। तो x बाय 1430 का वैल्यू आ गया है सिंपल 646। ठीक है, तो ये सब जो आइडियाज है ये हमने कंसेप्ट वीडियोस में सीखे, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आपको वे सारे के सारे रिजल्ट फिंगर टिप्स पे होने चाहिए जब आप एग्जाम में बैठ रहे होंगे, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन जहां पर आप अटक जाते हो वहां से, है ना, ये सब प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं एकदम इजीली और स्मूथली आप कर पाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारे PYQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे इस चैप्टर के डाउट सेशन में, तब तक लर्न पे बने रहिए, क्योंकि लर्न पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।